मैं आज आप लोगों को साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में बताता हूं और साझेदारों के पूंजी खाता बना के बताऊंगा, सवाल बना के। मैंने आपको बता चुका है कि साझेदारों के पूंजी खाते दो तरह से होते हैं। फिर पुनः एक बार बताता हूं। साझेदारों के पूंजी खाते दिख रहा है। साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब पूंजी स्थिर हो, जब पूंजी स्थिर हो, फिक्स्ड हो। जब पूंजी स्थिर हो का अर्थ यह है कि साझेदार द्वारा जब व्यापार किया जाता है तब जो पूंजी लगाई जाती है, व्यापार में इन्वेस्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस की जाती है कैपिटल, वो उनकी पूंजी जब तक व्यापार चले तब तक उनका कैपिटल ज्यों का त्यों रहता है, स्थायी रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए उसको कहा जाता है स्थिर पूंजी खाता। जब स्थिर पूंजी खाता होता है तो साझेदारों के दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। दोनों व्यक्तिगत खाते हैं। पूंजी खाते, चालू खाते दोनों क्या हैं? व्यक्तिगत खाते हैं, साझेदारों के व्यक्तिगत खाते हैं। एक खाते में जब पूंजी स्थिर हो तो जब पूंजी खाता बनाते हैं उसमें केवल पूंजी का ही उल्लेख होता है और किसी व्यवहार का उल्लेख नहीं होता। अन्य व्यवहारों का लेखा साझेदार और फर्म के मध्य जो अन्य व्यवहार होते हैं पूंजी के अलावा, उन सभी व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, जिनका प्रारूप इस प्रकार है। साझेदारों के पूंजी खाता, इसका प्रारूप ये है। ये क्रेडिट और ये डेबिट। विवरण, साझेदार ए, साझेदार बी, जितने साझेदार होंगे उतने रकम के कॉलम होंगे। मैं दो का उदाहरण देकर बता रहा हूं। ये डेबिट पक्ष, ये क्रेडिट पक्ष, ऐसे इसका फॉर्मेट है। यहां पर जब पूंजी स्थिर हो तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। इस खाते में केवल पूंजी का ही उल्लेख होता है, अन्य किसी सौदे का उल्लेख नहीं होता है। तो जो पूंजी लगाते हैं लोग व्यापार में, उसको क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले लिखते हैं शेष लाया गया, शेष लाया गया बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। जो भी उन्होंने पूंजी लगाया है वो, और इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, इसका टोटल कर दिया जाता है। और अकाउंट क्लोज करते हैं तो इधर तो कुछ लिखने का नहीं है, इसलिए अकाउंट बंद करने के लिए, खाते बंद करने के लिए इसी रकम को हम इधर शेष ले गए, शेष ले गए, यहाँ टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी करके इसी रकम को यहाँ पर लिख दी जाती है और ये खाते बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूंजी स्थिर है, कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है। ये कई सालों तक इनके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इसलिए इसका नाम है स्थिर पूंजी खाता।
जब पूंजी स्थिर होता है तो साझेदार और फर्म के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैपिटल के अतिरिक्त, वो एक अलग खाता बनाया जाता है जिसे कहा जाता है करेंट अकाउंट, चालू खाता। करेंट अकाउंट इसे कहा जाता है चालू खाता। फॉर्मेट यही है, फार्मूला यही है, अलग अलग नहीं है। डेबिट और ये क्रेडिट, ये पार्टिकुलर, साझेदार ये, साझेदार बी, क्रेडिट में भी पार्टिकुलर माने विवरण, पार्टिकुलर माने विवरण, ये बी, ये। अब पूंजी के अतिरिक्त जो भी ट्रांजैक्शन है फर्म और पार्टनर के बीच में, उसका लेखांकन किया जाता है। तो क्या है? पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन और पीएल अकाउंट का प्रॉफिट, लाभ को क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट में आहरण, ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लाभ हानि नियोजन खाते का हानि का भाग, लॉस, लिखा जाता है। और इसमें फिर खाते बंद कर दिए जाते हैं, तो कोई भी पक्ष बड़ा हो सकता है। यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते को जिसका जितना है, फिर वेतन खाते को जिसका जितना है, कमीशन खाते को जिसका जितना है, लाभ हानि नियोजन खाते को, लाभ हानि खाता बनाएंगे तो उसका जो लाभ होगा वो लाभ का भाग लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे आहरण खाता से, यदि साझेदार ने आहरण किया है तो आहरण खाता से ए बी का जिसका जितना जितना उन्होंने आहरण किया है वो लिखेंगे। फिर आहरण पर ब्याज खाता से, आहरण पर ब्याज खाता से जिसका जितना जितना ब्याज बनता है। और यदि लाभ हानि खाते से हानि हो गया है तो उसको लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता से, ये हानि है, जिसका जितना होगा वो लिखेंगे। दोनों पक्षों को देखेंगे कौन बड़ा है। अगर क्रेडिट बड़ा है तो पहले क्रेडिट का टोटल कर देंगे और डेबिट का टोटल करने के बाद क्रेडिट के टोटल से माइनस करेंगे, तो क्रेडिट बड़ा होगा, जितने रकम का बड़ा होगा उसको यहां लिखेंगे शेष ले गए, शेष ले गए। अंतर की रकम है ये, क्या रकम है ये? अंतर की रकम, और योग बराबर कर लेंगे, खाते बंद कर देंगे। ठीक है। यदि डेबिट बड़ा हो गया, यदि डेबिट बड़ा हो गया और क्रेडिट छोटा हुआ तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे, जो अंतर आएगा वो हानि होगा, साझेदारों के लिए क्या हो जाएगा? हानि होगा। उसको यहां लिखेंगे शेष ले गए, शेष ले गए। ये अंतर रकम है, ये भी क्या है? अंतर रकम। इस तरह से जब पूंजी स्थिर हो तो साझेदारों के दो खाते बनते हैं, एक स्थिर पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। ठीक है, आ गया होगा समझ? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब मिटा देता हूं ना, चालू कर दो।
जब साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील हो, जब साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील हो तो एक ही खाता बनता है साझेदारों का, पूंजी खाता, केवल पूंजी खाता। परिवर्तनशील क्यों कहा जाता है? जब साझेदारों का पूंजी परिवर्तनशील है तब जो पूंजी खाते बनाए जाते हैं उस पूंजी खाते में साझेदारों की पूंजी और साझेदार और फर्म के मध्य जो लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, जो व्यवहार होता है, उसका भी लेखा इसी पूंजी खाते में किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। तो वर्ष के अंत में इनमें बैलेंस आता है जिसके वजह से पूंजी चेंज होते रहती है, बदलते रहती है, एक समान नहीं रहती, इसीलिए इसे कहा जाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। जब प्रश्न में केवल पूंजी खाते बनाने हो तो परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनाया जाता है। जब तक कि पूंजी स्थिर है ना बोले या चालू खाता बनाओ ना बोले तो पूंजी परिवर्तनशील है ये माना जाता है। तो इस पूंजी खाते का प्रारूप ये है। सबसे पहले हम ये पूंजी लाएंगे, सबसे पहले जो पूंजी लगाए हैं उसको ले आएंगे इधर, शेष लाया गया करके, फिर लिखेंगे इधर क्रेडिट में पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज खाते को, जिनका पूंजी कितना कितना है उस पर कितना कितना ब्याज बना उसके कॉलम में लिखेंगे। फिर वेतन खाते को, जिसका जिसका वेतन है वो लिखेंगे। फिर कमीशन खाते को, कमीशन खाते को, जिसका जितना जितना कमीशन है। उसके बाद लाभ हानि खाते से लाभ का भाग को लिखेंगे, लाभ हानि। नियोजन खाते को, नियोजन खाते को, जिसका जितना जितना लाभ है वो हिस्सा लिखेंगे। इतना क्रेडिट पक्ष हम लिखेंगे। डेबिट पक्ष हम लिखेंगे आहरण खाता से, जिसका जितना जितना आहरण है। फिर आहरण पर ब्याज खाता से, जिसका जितना जितना ब्याज बनता है। यदि लाभ हानि खाते का हानि है तो उसको लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता से, जिसका जितना जितना हानि है। ऐसे करने के पास दोनों पक्षों का टोटल किया जाता है। अधिकतर इसका क्रेडिट बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? क्रेडिट। तो डेबिट पक्षों का टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद क्रेडिट पक्षों के टोटल से घटा देंगे, तो जो अंदर आएगा उसको लिखेंगे शेष ले गए, शेष ले गए। इस तरह से इनकी पूंजी, वर्ष के अंत में जो शेष है यही इनकी पूंजी है और पूंजी बदल गई, इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तनशील पूंजी खाता के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। ठीक है, समझ आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और जो पढ़ाते जाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए जल्द से जल्द। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर करें। मैं आपको जब पूंजी स्थिर हो और जब पूंजी परिवर्तनशील हो इस आधार पर एक सवाल बता रहा हूं। ठीक है, नवबोध की पुस्तक में है 14 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है अनिल सुनील, अनिल विमल सुनील है, अनिल विमल
सुनील इस नाम से है, देख लीजिएगा आप लोग। पढ़ता हूं सवाल। अनिल, विमल व सुनील साझेदार हैं जो लाभालाभ 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 40,000 एवं 20,000 रुपये है। प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज का अधिकारी है। विमल और सुनील क्रमशः 600 रुपये एवं 400 रुपये मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000 रुपये, विमल ने 4,000 रुपये तथा सुनील ने 4,800 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किया। वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व 32,000 रुपये है। यह लाभ 20,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास तथा 600 रुपये अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए जबकि पूंजी अस्थायी हो। दूसरा, जब पूंजी स्थायी हो। खूब लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है। तो इस सवाल में सबसे पहले हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, जो लाभ हो गया या हानि होगा उसके बाद हम पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, तो मैं लाभ हानि नियोजन खाता बना रहा हूं। लाभ हानि नियोजन खाता। डेट नहीं है इसलिए डेट नहीं दिया जा रहा है। ये समाकलन पक्ष है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और ये विकलन पक्ष है। ये है विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले लाभ को लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। सबसे पहले लाभ को लिखेंगे। 32,000 रुपये लाभ है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। शेष लाया गया 32,000 रुपये। 32,000 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं इन्हें पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं लोग, तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज खाता से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये साझेदार अनिल, विमल और सुनील 40-40 और 20,000 है, 5% है। तो ब्याज की गणना, ब्याज की गणना, ये नोट दे देंगे आप लोग, नोट। ब्याज की गणना, अनिल की पूंजी है 40,000 गुणित 5/100 बराबर 2,000। विमल का भी 40,000 है, इसका भी 5% है, इसका भी 2,000 रुपये। सुनील का 20,000 है, इसका 5% होता है 1,000 रुपये। ये पूंजी पर ब्याज निकला। 2,000, 2,000 और 1,000। 2,000, 2,000 और ये 1,000, कुल मिला के हुए कितने ब्याज? 5,000 रुपये। दिख रहा होगा, देख लीजिए। फिर इसमें बोला है विमल और सुनील को 600 और 400 रुपये मासिक वेतन पाते हैं वो लोग, लेकिन सवाल में थोड़ा ध्यान लगाना है। जो लाभ दिया है उसमें लिखा है वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले वेतन घट चुका है। वो जो 32,000 जो लाभ दिखाया है उसमें ऑलरेडी सैलरी माइनस हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर सैलरी को नहीं लिखेंगे, वेतन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात को समझना है, वाक्य को, सेंटेंस को समझना है आपको। ठीक है, वेतन काटने के बाद परंतु पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व बोला है, इसलिए वेतन तो अपने आप पहले से घट चुका है 32,000 में,
यदि हम यहाँ वेतन लिखते हैं तो फिर घटाया जाना पड़ेगा, इसलिए दोबारा घटाना नहीं है, अतः हम लोग वेतन को यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ह्रास है, 20,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर है जिस पर 7.5% ह्रास है, तो हम ह्रास को लिखेंगे। ह्रास खाता से, ह्रास को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो 20,000 का 7.5% ह्रास की गणना, ह्रास की गणना, तो 20,000 गुणा 7.5/100, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो इधर बढ़ा दिया जाएगा, ये 3 जीरो हो गया, 75 हो गया, एक जीरो यहाँ से काट दिया, एक जीरो यहाँ से काट दिया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 2 1 2, 500 दिया 1500, ह्रास कितना आ गया 1500, ऐसी गणना करना है, तो ह्रास आया 1500। ठीक है, और इस सवाल में बोला है डूबत ऋण यानी कि अप्राप्त ऋण है 600 रुपये का, हानि है व्यापार के लिए, इसलिए यहां लिखेंगे डूबत ऋण खाता से, डूबत ऋण खाता से टू बैड डिबेंचर्स, कितना 600 रुपये। ठीक है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया है, आहरण पर ब्याज निकालने के लिए हमको नहीं बोला गया है, इसलिए हम आहरण पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे, न नहीं लिखेंगे। हमारी सवाल इतने में पूरी होती है। अब हम टोटल करेंगे। देखिए 32,000 का 32,000 आ गया, खाता बंद करेंगे, यहाँ 32,000 लिख देंगे, और इस 32,000 में हम इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो 1 2 5 6 11, 11 और 9 20, 2 5 7 और 1 8 और 4 12, 2 और 1 3, 24,900 रुपये का लाभ होता है, जो कि साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में जाएंगे। साझेदारों के पूंजी चालू खाता से बांट देंगे अनिल, विमल और सुनील। यहां देखो लाभ का बंटन, लाभ का वितरण दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। अनिल, इसका 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6 होता है, तो 24,900 गुणित 3/6, 3 एकम 3 दूनी और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 12,450। विमल का 24,900 गुणित 2/6, 2 एकम 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 0 0 बराबर 8,300 रुपये। और सुनील का 24,900 गुणित 1/6, 6 कम और 6 चौके 24, 6 कम 6 3 6 पंचे 30, ये आ गया 12,450, 8,300 और 4,150। यहाँ लिखेंगे 12,450, 8,300, 4,150, ये तीनों का योग है, ये 24,900। इस तरह से आपका ये लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। आप पूंजी खाते बनाएंगे, 2 प्रकार से बोला है, जब पूंजी अस्थायी हो और जब पूंजी स्थायी हो। तो ये सवाल आप लोगों ने देख लिया, नोट किया जा सकता है, आप करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर मिटा के मैं दूसरा बनाऊंगा। ठीक है।
हो गया। पहला, जब पूंजी अस्थायी हो, माने कि अस्थायी हो यानी कि परिवर्तनशील हो। क्या हो? परिवर्तनशील। तब एक ही ठो खाता बनता है साझेदारों के पूंजी खाता, और दूसरा नहीं बनता। साझेदारों के पूंजी खाते। ए बी सी, ये डेबिट है, ये विवरण है। ये क्रेडिट पक्ष है, ये सुनील है ना, ये भी है, ए भी एस विवरण, ये फार्मूला है। अब इसमें हम लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में शेष लाया गया, शेष लाया गया 40,000 इनकी पूंजी है अनिल और विमल का, और इसका है 20,000, यहाँ तक दिख रहा है 20,000। इसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते को 2,000 2,000 और 1,000, 2,000 और ये 1,000। पूंजी खाते में वेतन को लिखेंगे, साझेदारों के वेतन को लिखेंगे, क्योंकि उनका वो व्यक्तिगत खाता है, इसलिए यहां लिखेंगे वेतन खाते को, वेतन खाते को। हालांकि वो लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं लिखा गया कि वेतन लाभ में घट चुका था, इसलिए नहीं लिखे। और पूंजी खाते में वेतन जरूर लिखेंगे। वेतन विमल का 600 प्रति महीना, तो 600 गुणित 12 करेंगे तो 12 छक्का 7200। विमल का कितना हो जाएगा? 7200। और सुनील का 400, तो 12 चौक 48, 4,800। अनिल को कोई वेतन नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। इसके बाद लाभ हानि खाते से लाभ आया है, उसको लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को। अनिल का है 12,450, 12,450। विमल का 8,300 और सुनील का 4,150। ठीक है, इतना हो गया। डेबिट में लिखेंगे आहरण खाता से, आहरण खाता से। ये आहरण किया है अनिल और विमल 4,000 और 4,800, 4,800। आहरण पर कोई ब्याज नहीं है, डेबिट में उतना ही होगा। अब क्रेडिट का हम टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल कर देंगे तो 5, 8 और 1 9, 5, 5 4 9, 2 का 2, 29,950। 40 2 42, 42 7 49, 49 50 7 57,500, 57,500। इसका 40 2 42, 2 44, 44 और 10 54,450, 54,450। ये क्रेडिट का योग हो गया। इस क्रेडिट के योग में से हम डेबिट के योग को माइनस करते जाएंगे तो शेष आ जाएगा।
54,450, 57,500, 29,950। इधर अंतर की रकम है, ये शेष ले गए हैं, ये क्या है, अंतर की रकम है। ये हो जाएगा 8 और 1 9, 4 5 9, ये यहाँ हो जाएगा 500, 4 3 7, 53,500, फिर ये 450, 450 और ये 4 और ये 5, 50,450, 53,500 और 25,150। ये नई पूंजी बनी, इसीलिए कहा जाता है साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील है। इनका पूंजी बदल गया, जब लगाए थे 40-40-20 था, और वर्ष के अंत में कितना कितना पूंजी बचा इनका, 50,450, 53,500 और 25,150। ये परिवर्तनशील पूंजी खाता है। जब पूंजी अस्थिर हो माने परिवर्तनशील हो तो ऐसी पूंजी खाता बनता है। अब दूसरा बनाएंगे, जब पूंजी स्थायी हो, जब पूंजी स्थायी हो, निकाल देता हूं ना, है ना। जब पूंजी स्थायी हो माने स्थिर हो, ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते में केवल पूंजी रकम ही लिखी जाती है और कोई दूसरी रकम नहीं लिखी जाती। ठीक है, यहां पर लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 40,000, 40,000, गलत हो गया क्या, थोड़ा सा गलत हो गया ना कॉलम खींचने में। ये ऐसा है, शेष लाया गया 40,000, 40,000 और ये 20,000, इसका टोटल कर देंगे 20,000, 40,000, 40,000। इसी रकम को खाते बंद करना है तो इसी रकम को इधर डेबिट में लिखेंगे, शेष ले गए, शेष ले गए 40,000, 40,000 और ये 20,000, ये 20,000, 40,000, 40,000। इस तरह से स्थिर पूंजी खाता बन गया। इसमें पूंजी नहीं बदला है, देख लो 40,000 लगाया था, वर्ष के अंत में 40,000, 40,000, 20,000 है। अब इसके बाद एक अलग खाता बनेगा, चालू खाता। क्या बनेगा, चालू खाते। ठीक है, इधर क्रेडिट रहेगा और इधर डेबिट रहेगा। AVS अब यहां पर
चालू खाते के क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते को, पूंजी पर ब्याज खाते को, इसका 2000, इसका भी 2000 और इसका 1000। फिर वेतन खाते को, इसका 12 छक्का 7200 विमल का है, 12 चौक 4800 सुनील का है। फिर लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाते को, इसका 12,450 रुपये, इसका 8,300 रुपये, इसका 4,150 रुपये। ठीक है, ये है। इसके बाद इसके डेबिट में लिखेंगे आहरण खाता से, आहरण खाता से 4,000, 4,000 और 4,800, 4,000 इसका, 4,000 इसका आहरण और इसका 4,800। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 3 और 2 500, 9 8 17, 450 और 2 2 4 और 1। इधर का टोटल बड़ा हुआ। इस टोटल में इनको घटा देंगे डेबिट को, तो जो अंतर आएगा वो शेष ले गए, वो शेष ले गए। ऐसे करके खाता बंद करेंगे। $150, 5,150 का शेष आ गया, और इसका 500, 13,500 हो गया, इसका 10,450 होगा। इस तरह से चालू खाते का शेष आ गया, और आपका सवाल पूरा बन गया। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल इसलिए बनाया हूं कि आप लोग पूर्णतः समझें, इसलिए इस सवाल को बनाया गया है। जब पूंजी स्थिर रहती है तो कैसे बनता है, और जब पूंजी अस्थिर है तो कैसे बनाया जाता है सवाल, इस उद्देश्य से ये सवाल बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार आप चला के देखेंगे और तब समझेंगे, और समझ नहीं आएगा तो फिर मुझे फिर पूछेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, कल इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है।